हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे और हमारे ऑप्टिक्स सीरीज से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। ऑप्टिक्स में लेक्चर नंबर 13 तक हमने जितना भी पढ़ाया आपने पढ़ा होगा, नोट्स बनाया होगा और न्यूमेरिकल भी लगाया होगा। ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 14 में हम प्रिज्म के बारे में आपको पढ़ाने जा रहे हैं। प्रिज्म होता क्या चीज है। सामने एक डायग्राम आप देख रहे हो, ये प्रिज्म का डायग्राम है, ये प्रिज्म का डायग्राम है, हमारे हाथ में ये प्रिज्म है। देखो, प्रिज्म कांच का बना होता है, समांग व पारदर्शी माध्यम होता है। समांग का तात्पर्य क्या, होमोजीनियस। आप यूं कह सकते हो कांच का डिस्ट्रीब्यूशन, उसका अणुओं परमाणु का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे प्रिज्म के अंदर सर्वत्र एक समान होता है। पारदर्शी है, आर पार दिखाई पड़ेगा, ठीक। और ये तिरछा, इधर ये तिरछा, दो तिरछे पृष्ठों द्वारा घिरा होता है। आप जानते हो कहीं अगर रखें तो ऐसे तो रखेंगे, तो जो पोर्शन नीचे तल के संपर्क में है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म का आधार। ऐसे रखा, ये प्रिज्म का आधार हो गया। और ये अपवर्तक पृष्ठ, ये अपवर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टिव सरफेस, ये भी रिफ्लेक्टिव सरफेस। और दोनों सरफेस के बीच का जो एंगल होता है इसको हम कहते हैं प्रिज्म कोण या प्रिज्म का अपवर्तक कोण। अक्सर इसको हम ए से लिखते हैं, इसका नाम बी और इसका नाम सी। इसी का बड़ा डायग्राम सामने आप देख रहे हो, ए बी सी। अच्छा, इसकी विशेषता होती है, जब श्वेत प्रकाश किरण इसके ऊपर आपतित होता है तो अंदर अपवर्तित होगा, फिर बाहर निर्गत होगा, और जो निर्गत प्रकाश किरण होगी वो 7 रंगों में बंट जाती है। इस ओर के पृष्ठ को प्रथम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं और इस ओर के पृष्ठ को द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। देखो, प्रथम क्यों कहते हैं, एक प्रथा है, प्रकाश किरणों को हमेशा बाईं ओर से डालते हैं। तो जब बाईं ओर से प्रकाश किरणों को डालेंगे तो पहले यही तो झेलेगा, फिर प्रकाश किरणें अंदर जाएंगी, फिर ये इसको झेल के तब तो बाहर निकलेंगी। तो जो पहले मिला वो प्रथम अपवर्तक पृष्ठ और जो बाद में मिला वो द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ। एक बात और ये भी देखना, जो प्रथम अपवर्तक पृष्ठ है इसमें प्रकाश किरणें वायु से निकल के कहां, कांच के अंदर प्रवेश करेंगी, और जो द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ है इसमें प्रकाश किरणें कांच में से निकल के कहां, वायु में जाएंगी। अब सामने आप देख रहे हो प्रिज्म है, श्वेत प्रकाश किरण इसके ऊपर पड़ी। अब देखो व्हाइट लाइट लिखा हुआ है, भले ब्लैक कलर से बना हुआ है। प्रिज्म ने क्या किया, इसको 7 रंगों में विभक्त कर दिया। हम आपको समझाएंगे 7 रंगों में क्यों विभक्त किया। आप लास्ट तक आप बने रहना, पढ़ाई जरूर करना। या इसी प्रकार से आप यहां पे देख रहे हो, ये सामने प्रिज्म है, प्रकाश किरणें इसके ऊपर आपतित हुई, 7 रंगों में बट गई। आप जानते हो सबसे नीचे यहाँ पे क्या, वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। इसी को शॉर्ट फॉर्म में वेबिग्योर कहा जाता है, या हिंदी में बैनी या पीना ला, शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। आगे की पढ़ाई शुरू करने से पहले हम चाहेंगे जिस डेट को आप ये लेक्चर देख रहे हो कमेंट में उस डेट को आप डाल दो, हमको भी जानकारी मिले कि कब आपने इस लेक्चर को देखा। अभी जो हमने प्रिज्म आपको दिखाया था कांच का बना हुआ, उसी का एक लाइन डायग्राम सामने है। हमने आपको समझाया था, ये प्रथम अपवर्तक पृष्ठ तो उसका नाम क्या, ए बी। ये द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ तो उसका नाम क्या हो गया, ए सी। फिर ये प्रिज्म का आधार, बेस, ऐसे रखा जाएगा नीचे वाला, ठीक, तो ये बेस हो गया जिसका नाम क्या, बी सी। अब कोई प्रकाश किरण है प्रिज्म के ऊपर हम आपतित करा रहे हैं, और ध्यान रखना एक वर्णी प्रकाश किरण, मोनोक्रोमेटिक लाइट। आप यूं कह सकते हो किसी एक रंग का, किसी भी रंग का हो सकता है। फिलहाल अभी श्वेत प्रकाश वाली जो बात है, 7 रंगों में बांटने की जो बात है, वो हम लास्ट में आपको समझाएंगे। एक यहाँ पे हम फार्मूला निकलवाने जा रहे हैं, फार्मूला जब निकल आएगा उसके बाद फिर आपका प्रिज्म का समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। उस फार्मूले के लिए जितनी पढ़ाई कराने जा रहे हैं बहुत ही जरूरी है। किसी भी एक रंग की प्रकाश किरण है, इसके ऊपर प्रिज्म के ऊपर आपतित हो रही है। हमने स्केल ऐसे लिया और ये प्रकाश किरण ऐसे आपतित हुई। अब आप जानते हो ये क्या, वायु है, एयर, ये ग्लास, और ये भी क्या, एयर है। आप जानते हो वायु से कांच में जब प्रकाश किरण जाएगी, मतलब कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। आप जानते हो ये बिंदु कौन सा बिंदु कहलाएगा, आपतन बिंदु कहलाएगा, और इसका हमने नाम दे दिया क्यू। इस बिंदु का नाम दिया आर। ये जो आपतित किरण है इसका नाम पी क्यू, पी क्यू। अब उसके बाद फिर देखना, ये माध्यम क्या, विरल, ये माध्यम सघन, विरल से सघन में प्रकाश किरणें जाएंगी, अभिलंब की ओर झुक जाएंगी। तो पहले बिंदु क्यू पे अभिलंब तो खींचे। तो ये जो एनी रेखा आप देख रहे हो, ये डॉटेड लाइन, ये क्या अभिलंब है, कहां पे, आपतन बिंदु पर। आप जानते हो ये एंगल कितना, 90 डिग्री, ये एंगल कितना, 90 डिग्री, ये एंगल कितना, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर खींचा गया, ड्रा किया गया। विरल से सघन में जा रही प्रकाश किरणें अभिलंब की ओर झुकेगी, तो अभिलंब की ओर झुकाते हैं। ये लो, ये प्रकाश किरण इधर गई। आप पूछोगे अभिलंब की ओर कहां झुकी। अगर रास्ते में ये प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ ना होता तो प्रकाश किरण बिल्कुल सीधी ऐसे गुजरती। ठीक, लेकिन आप जानते हो प्रकाश किरण उधर नहीं गई, अभिलंब यही तो है। आप पूछोगे इसको क्यों ले रहे हैं, यहां पे क्यों नहीं ले रहे हैं। तो एक बात आप ध्यान देना, ये वायु में है, एयर में,
तो फिर अवलंब का ये हिस्सा लेंगे, और जब ये ग्लास में पहुंच गया तो अवलंब का ग्लास के अंदर वाला हिस्सा लेंगे। तो आप देखो अपने रास्ते से विचलित होके हटकर और किधर अवलंब की ओर झुकी प्रकाश किरण, इधर की ओर गई ऐसे। अब जब यहां पहुंची, फिर आप जानते हो माध्यम बदल रहा है, ये क्या कांच और ये क्या वायु। कांच से वायु में प्रकाश किरण जाती है, अवलंब से दूर हट जाती है, तो यहां पे हमको अवलंब चाहिए। आप देखो अवलंब खिंचा हुआ है जिसका नाम क्या, एमी। ठीक, अगर माध्यम यहां पे ना बदलता तो प्रकाश किरण बिल्कुल सीधी ऐसे जाती, ऐसे बिल्कुल सीधी ऐसे जाती, लेकिन नहीं, आप जानते हो माध्यम बदला, प्रकाश किरण उधर नहीं जाएगी। ठीक, किधर जाएगी, अवलंब से दूर हटेगी। तो अवलंब से दूर के नाम पे फिर हम नीचे को नीचे लेके जाएंगे, आप देखना। ये इधर गई ऐसे। ठीक, इसका नाम P, इसका नाम Q, इसका नाम R और इसका नाम S। अब ऐसी कंडीशन में ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, और इसको हम क्या बोलेंगे, निर्गत किरण, बाहर निकल रही है ना। अच्छा, हम एक काम करें, आपतित किरण को आगे बढ़ाएं, जैसा कि हमने डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाया, और निर्गत किरण जिसका नाम क्या, RS, इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएं ऐसे। ठीक, तो दोनों किरणें यहां पे काट रही हैं, जिस बिंदु पे काट रही हैं उसको कुछ नाम दे दिया जाए, मान लो इसका नाम है D ऐसे। तो ऐसी कंडीशन में आप देखोगे PQ आपतित किरण, QR अपवर्तित किरण, RS निर्गत किरण। आपतित किरण को हमने आगे बढ़ाया और निर्गत किरण को हमने पीछे बढ़ाया, दोनों ने बिंदु D पे आपस में एक दूसरे को काटा। तो ऐसी कंडीशन में जानते हो ये जो कोण बनेगा बीच में, ये इस कोण को हम डेल्टा से लिखते हैं ऐसे, और इसी को हम कहते हैं विचलन कोण, डेविएशन एंगल। अब जानते हो क्या करेंगे, आपतन कोण के मान को बदलेंगे। आप पूछोगे आपतन कोण कहां, सीधी सी बात, आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बना उसी को हम आपतन कोण कहते हैं। ये हमारा आपतन कोण हो गया I, और ये अपवर्तित किरण है, अवलंब ये है, तो ये कोण यहां पे हो गया R। ठीक, यहां पे आप आ जाओ, मान लो इसको हमने अपने मर्जी से मान लिया R डैश। क्यों माना हम इसका भी आंसर आपको देंगे, लेकिन कुछ देर बाद, आप आगे देखना। यहां से बाहर निर्गत किरण हो गई, तो निर्गत किरण अवलंब से कितना कोण बना रही, मान लो I डैश ये। अब जानते हो अगर हम आपतन कोण I के मान को बदलें तो निश्चित रूप से डेल्टा का मान क्या होगा, बदलेगा। डेल्टा को कौन सा एंगल कहते हो, डेविएशन एंगल, इसी को हम कहते हैं विचलन कोण। तो हम यहां पे प्रैक्टिकल करके, प्रयोग करके प्रिज्म लेंगे, प्रकाश कण को डालेंगे, अपवर्तित होगी, बाहर निर्गत होगी, फिर हम आपतन कोण I का मान बदलेंगे। हर बार I के अलग अलग मानों पर डेल्टा के अलग अलग मानों को हम ज्ञात करेंगे, और उसके बाद I और डेल्टा के बीच में ग्राफ खींचेंगे। तो जो ग्राफ आता है कैसा आता है हम दिखाने जा रहे हैं आपको। अब अगर हम आपतन कोण I के अलग अलग मानों पर विचलन कोण डेल्टा के अलग अलग मानों को ज्ञात करके और आपतन कोण I और विचलन कोण डेल्टा के बीच में ग्राफ खींचें, जैसे ये आपका आपतन कोण I और ये विचलन कोण, जिसको हम डेल्टा से लिख रहे हैं ये। तो जानते हो जब कभी भी ग्राफ हम खींचे, आप खींचो या कोई भी खींचे प्रयोग करके, हमेशा ग्राफ की जो डिजाइन होती है वो यही होती है, वो यही होती है सही का निशान। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जब शुरू में आपतन कोण का मान बढ़ाया, आप देखो 32 डिग्री है तो उस समय विचलन कोण का मान ज्यादा मिला, 32 से 33 हुआ, विचलन कोण का मान घटा। इस प्रकार से आपतन कोण का मान बढ़ाते गए, विचलन कोण का मान लगातार घटता गया, और आप देख रहे हो नियर अबाउट 36 डिग्री के आसपास विचलन कोण का मान सबसे कम मिला, कितना, लगभग 38 डिग्री के आसपास। हम ये नहीं करें यही वैल्यू आएगी, लेकिन इसी के आसपास आएगी। हो सकता 36 आपका 37 डिग्री आ जाए, 35 डिग्री आ जाए, मतलब इसी के आसपास रहेगी। अच्छा, इससे एक निष्कर्ष निकला, जानते हो कि आपतन कोण के एक व सिर्फ एक विशेष मान पर विचलन कोण का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। इसी को हम डेल्टा मिन कहते हैं, मिन मीन्स मिनिमम। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि आपतन कोण का मान अगर हम बदलते हैं तो विचलन कोण का मान बदलेगा,
आप जानते हो प्रारंभ में आपतन कोण का मान बढ़ाने पर विचलन कोण का मान लगातार घटता गया और आपतन कोण के एक विशेष मान पर विचलन कोण का मान क्या न्यूनतम मिला, जिसको हम डेल्टा मिन से लिखते हैं। मिन मतलब क्या, मिनिमम हो गया। और उसके बाद अगर हम आपतन कोण का मान फिर बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो निष्कर्ष क्या निकला कि आपतन कोण के सिर्फ केवल एक विशेष मान पर विचलन कोण का मान अल्पतम मिलता है, जिसको हम डेल्टा मिन से लिखते हैं। अब आप ये पढ़ने जा रहे हो कि प्रिज्म के ऊपर जब कोई प्रकाश किरण आपतित होगी तो आप जानते हो निश्चित रूप से अपवर्तित हुई, बाहर निर्गत हुई। तो प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र क्या होगा, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अच्छा, उसके पहले आपको बताएं अल्पतम विचलन कोण के लिए कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन क्या क्या है, अगर आप ये समझ जाओगे तो आगे का डेरिवेशन आसान हो जाएगा। डायग्राम आप सामने ही देख रहे हो। अगर हम प्रकाश किरण के मार्ग को उलट दें, जैसे अभी प्रकाश किरण कहां, पी से चली क्यू पे पहुंची, क्यू के बाद आर पे पहुंची, आर के बाद एस पे निकल गई। अगर हम प्रकाश किरण को इधर से डालें, मतलब एस से आर की तरफ डालें, ऐसे ये, ठीक, तो जानते हो क्या होगा, प्रकाश किरण यहां पे आएगी और फिर ऐसे यहां आएगी और फिर यहां से होते हुए ऐसे और इधर निकल जाएगी। आप यूं कह सकते हो इधर से डालोगे तो भी लाइन ऐसे ही खींची रहेगी, केवल उसका मार्ग बदल जाएगा। आप यूं कह सकते हो दिशा बदल जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में अभी तुरंत आपने पढ़ा कि एक तथा केवल एक विशेष आपतन कोण के मान के लिए डेल्टा का मान मिनिमम होता है। तो निश्चित रूप से आपका यहाँ पे आई और आई डैश दोनों का मान फिर क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि आप यूं कह सकते हो आपतन कोण और निर्गमन कोण दोनों का मान बराबर। आप जानते हो फॉर डेल्टा मिन मतलब विचलन कोण के अल्पतम मान के लिए पहली कंडीशन क्या है कि आपतन कोण आई और निर्गमन कोण आई डैश दोनों बराबर होगा। और जब आपतन कोण और निर्गमन कोण दोनों बराबर होगा तो निश्चित रूप से आर और आर डैश का मान भी क्या होगा, बराबर होगा। इस लाइन का यूज आगे डेरिवेशन में किया जाएगा। अच्छा, दूसरी बात आप सुनो, अगर आई और आई डैश बराबर है, आर और आर डैश बराबर है, तो निश्चित रूप से जो लाइन क्यू आर है ये बीसी के ठीक पैरेलल होगा। ठीक, तो आप देखो क्यू आर इज पैरेलल टू बीसी। अच्छा, उसके बाद देखना, आप जानते हो बिंदु क्यू जो प्रथम अपवर्तक पृष्ठ है, इस पर अगर आपसे पूछे विचलन कोण कितना है, तो आप देखना ये कोण कितना, आई, ठीक, और यही तो सीधे सफेद वाली लाइन गई है, पीली लाइन यही तो गई है। तो अगर ये पूरा आई है तो ये पूरा क्या होगा, आई होगा, इतना पूरा। ठीक, अब आप आगे देखना, और ये कितना आर है, तो निश्चित रूप से ये एंगल कितना होगा, आई माइनस आर। अच्छा, उसी प्रकार आप देखना ये कितना आई डैश, तो निश्चित रूप से ये पीली वाली लाइन है बिल्कुल पीछे ऐसे बढ़ाई गई, व्हाइट वाली नीचे आई, तो इन दोनों के बीच का मतलब यहां से लेके और यहां तक के बीच का ये पूरा कोण ये ऐसे ये कितना होगा, आई डैश होगा। ठीक, अब ऐसी कंडीशन में आप देखना, अगर हम आपसे पूछे ये कोण कितना होगा, ये वाला ये, तो आप जानते हो आई डैश माइनस आर डैश। आप यूं कह सकते हो प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अल्पतम विचलन की दशा में विचलन कोण आई माइनस आर होगा और द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ पे कितना, आई डैश माइनस आर डैश होगा, और ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इन तीनों कंडीशन का उपयोग किया जाएगा डेल्टा मिन का फार्मूला निकालने के लिए, या फिर प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकाला जाएगा इसी की सहायता से। अच्छा, अगर आपसे कहें मान लो ये कोण है अल्फा, ये ठीक, और ये कोण है बीटा। आप जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये अल्फा है ये बीटा है तो ये कोण कितना होगा, 180 माइनस और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, एक सीधी रेखा पे बना कोण कितना, 180 डिग्री। आप यूं कह सकते हो बिल्कुल सीधे स्ट्रेट लाइन खींचे तो एक सीधी रेखा पे कोण कितना बनेगा, 180 डिग्री, और जिसमें ये कोण कितना है, 180 माइनस और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। तो निश्चित रूप से कोण कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और है कितना, डेल्टा। तो इस प्रकार से आप यूं कह सकते हो कि डेल्टा बराबर अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, जहां पे अल्फा क्या चीज है, आई माइनस आर, और बीटा क्या है, आई डैश माइनस आर डैश। तो ऐसी कंडीशन में आप कह सकते हो डेल्टा बराबर आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। एक बार आपको फिर समझाएं स्पीड में, आप खाली समझना। देखो ये जो एंगल है, हम इस एंगल का नाम ले लें यहाँ पे डी क्यू आर, इसको हमने मान लिया आपको समझाने के लिए अल्फा, ठीक। और जो दूसरा ट्रायंगल है डी आर क्यू, इसको हमने समझाने के लिए मान लिया बीटा, ठीक। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना, 180 डिग्री। तो आप जानते हो ऊपर ये कोण कितना हो जाएगा, 180 माइनस और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। और आप जानते हो बिल्कुल सीधी रेखा अगर है तो सीधी रेखा पे कोण कितना बनता है, 180 डिग्री। तो अगर ये 180 माइनस और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा है तो निश्चित रूप से ये कोण कितना होगा, ये वाला अल्फा प्लस बीटा, ये। और है कितना, डेल्टा। तो आप यूं कह सकते हो डेल्टा बराबर कितना, अल्फा प्लस बीटा। और जहां पे अल्फा बराबर क्या होगा, आई माइनस आर, और बीटा बराबर क्या होगा, आई डैश माइनस आर डैश। तो इस आधार पे आपका फार्मूला क्या निकला, आप जानते हो डेल्टा बराबर एंगल डी क्यू आर। आप देखो डी क्यू आर मतलब वही अल्फा, प्लस एंगल डी आर क्यू मतलब क्या, बीटा, ठीक।
अच्छा, और आप जानते हो अल्फा का मान कितना आई माइनस आर और बीटा का मान कितना आई डैश माइनस आर डैश, तो आप जानते हो डेल्टा बराबर आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। अब आप आगे देखना, आई यहाँ भी है, आई यहाँ भी है, उसको हमने ब्रैकेट में कर लिया, तो डेल्टा बराबर कितना हो गया आई प्लस आई डैश। अच्छा, यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ भी माइनस है, माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना हो गया आर प्लस आर डैश करके हो गया। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। डेल्टा का मान निकला, डेल्टा मतलब क्या, विचलन कोण। डेल्टा बराबर कितना आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश, ठीक है। अब आर प्लस आर डैश ब्रैकेट में, आई प्लस आई डैश ब्रैकेट में हो गया। समीकरण नंबर 1 हमने मान लिया। अब आप आगे देखना, देखो ये समीकरण काफी महत्वपूर्ण है, इसका उपयोग अभी बाद में किया जाएगा, ठीक। अब देखो चतुर्भुज ए क्यू ई आर, आप ध्यान से देखना, ए क्यू ई आर दिखाई पड़ा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री, जिसमें से आप जानते हो ये जो खींचा गया व्हाइट कलर से, जिसका नाम क्या एनी, ये आपका ए बी पे क्या लंब तो है, लंब मतलब क्या 90 डिग्री। अच्छा, उसी प्रकार यहाँ पे देखना, ये जो व्हाइट कलर से खींचा गया एम ई, ये आपका ए सी पे क्या लंब तो है, लंब मतलब क्या 90 डिग्री। तो आप जानते हो ए क्यू ई आर, ठीक, चतुर्भुज है, चारों कोणों का योगफल कितना 360 डिग्री, जिसमें से आप जानते हो ये कोण, ये और ये कोण, इन दोनों का योगफल कितना 180, क्योंकि आप जानते हो ये कितना है 90 और ये कितना 90, 90 90 कितना 180, तो 360 में 180 घटाओ तो कितना बचेगा 180, मतलब ये कोण, ठीक, और ये कोण, इन दोनों का योगफल कितना होगा 180 डिग्री। आप यूं कह सकते हो a प्लस सी बराबर 180 डिग्री। फिर आप आगे देखना, त्रिभुज क्यू ई आर में, आप पूछोगे क्यू ई आर कहाँ है, देखो क्यू ई आर नीचे वाला ये त्रिभुज, ठीक, तीनों कोणों का योगफल कितना होगा 180 डिग्री। मतलब आप यूं कह सकते हो r प्लस आर डैश प्लस कोण e बराबर कितना 180 डिग्री। आप देखो r प्लस आर डैश प्लस e बराबर 180 डिग्री। आप ध्यान से क्वेश्चन सेकंड और थर्ड को देखो, दोनों को कंपेयर करो। देखो लिख के कंपेयर नहीं करना, निगाहों से कंपेयर करना है। आप पूछोगे निगाहों से कैसे कंपेयर होगा, देखो 180 डिग्री यहाँ पे, 180 डिग्री यहाँ पे इक्वल, e यहाँ पे इक्वल, ठीक, तो यहाँ पे कितना a और यहाँ पे कितना r प्लस आर डैश, ये ठीक, ये दोनों भी क्या होंगे इक्वल। तो ऐसी कंडीशन में क्या निकला r प्लस आर डैश बराबर a। आप देखो r प्लस आर डैश बराबर a, समीकरण नंबर 4 हो गया। काफी महत्वपूर्ण लाइन है। अब जानते हो क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 पे चलेंगे, यही तो है ना, डेल्टा बराबर आई प्लस आई डैश माइनस में और फिर ब्रैकेट में क्या r प्लस आर डैश बराबर 1। जानते हो क्या करेंगे, हम r प्लस आर डैश बराबर a इसको समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। आप यूं कह सकते हो समीकरण 4 से r प्लस आर डैश के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में आप ध्यान से देखना, डेल्टा है तो हमने डेल्टा लिख दिया, इक्वल किया, आई प्लस आई डैश तो आई प्लस आई डैश कर दिया, फिर माइनस है तो माइनस किया। अब आप यहाँ पे आओ, आर प्लस आर डैश यही तो लिखा है, और इक्वेशन नंबर 4 में क्या निकला बराबर कैपिटल ए, तो ये बराबर हो गया कैपिटल ए, ये लो ऐसे। तो आप यूं कह सकते हो डेल्टा दैट इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश एक ब्रैकेट में और माइनस ए। काफी महत्वपूर्ण लाइन है, इसकी आवश्यकता पड़ेगी अभी आगे। इसको हमने पैक किया इसे, इक्वेशन नंबर कोई मान लो 4 हो गया, इसको आप 5 मान लो। अब इस लाइन को हटाते हैं, ये भी जानते हो डेल्टा मिन के लिए, आप यहां पे हो फॉर डेल्टा मिन मतलब अल्पतम विचलन कोण के लिए, ये आप यूं कह सकते हो विचलन कोण के अल्पतम मान के लिए कंडीशन आपकी है। क्या कंडीशन है, आप देखो आई बराबर आई डैश एंड आर बराबर आर डैश, यही तो आपने देखा। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 5 से आप आओ, फ्रॉम इक्वेशन 5 देखना, डेल्टा की जगह पे डेल्टा मिन दैट इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश है ना, ठीक, तो आई डैश की जगह पर भी आई माइनस ए, ये लो। अच्छा, इसके पहले फ्रॉम इक्वेशन 4, निश्चित रूप से आप स्क्रीनशॉट भी ले रहे होंगे बीच बीच में और हमारे साथ साथ अपना नोट्स भी तैयार कर रहे होंगे। इक्वेशन नंबर 4 अभी इसके पहले आपने देखा था, क्या निकला था r प्लस आर डैश बराबर a, ठीक, और अल्पतम विचलन की दशा में r और r डैश दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं,
तो आर डैश की जगह पे क्या हो गया आर। ये तो ऐसी कंडीशन में आप देखो आर प्लस आर दैट इज इक्वल टू ए। अब आप आगे चलो तो यहाँ पे 2r दैट इज इक्वल टू ए, तो r बराबर a/2 ये निकला। अच्छा इधर आप देखना डेल्टा मिन दैट इज इक्वल टू आई प्लस आई बराबर कितना 2i और माइनस ए। हम यहां से i का मान निकालेंगे तो एक काम करो, a को इधर ट्रांसफर कर दो, तो आप यूं भी कह सकते हो 2i दैट इज इक्वल टू डेल्टा मिन प्लस ए, यही तो हुआ। तो i बराबर यहां पे a प्लस डेल्टा मिन अपॉन 2। देखना ये ठीक। आप जानते हो अल्पतम विचलन की दशा में डेल्टा बराबर डेल्टा मिन की दशा में आपतन कोण आई का मान कितना निकला a प्लस डेल्टा मिन अपॉन 2, और अपवर्तन कोण r का मान कितना निकला a अपॉन 2। जहां पे आप पहचानते हो a क्या है, प्रिज्म का अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण आप कह सकते हो ये a, और डेल्टा मिन क्या है अल्पतम विचलन कोण, i क्या आपतन कोण, सब आप पहचान रहे हो। अब हम ध्यान कराएं आपको, अपवर्तन का नियम आपने पढ़ा है, दो नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। प्रथम नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और द्वितीय नियम जिसको स्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं, आपने क्या पढ़ा, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। पहला माध्यम वायु, दूसरा माध्यम कांच। तो ऐसी कंडीशन में आप देखना ANG दैट इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब आई की वैल्यू यहां से आप फीड करो और आर की वैल्यू यहां से फीड करो, तो आई बराबर ए प्लस डेल्टा मिन अपॉन 2, आर की वैल्यू यहां से फीड करो बराबर कितना a अपॉन 2। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो ANG का मतलब क्या, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, या आप यूं कह सकते हो प्रिज्म किसका बना, कांच का बना है, तो वायु के सापेक्ष प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, ये बराबर हो जाएगा साइन a प्लस डेल्टा मिन अपॉन 2 अपॉन यहां पे साइन a अपॉन 2। ठीक, इसको लिख के आप ऐसे पैक कर दो। अपने आप में काफी महत्वपूर्ण फार्मूला है। देखो आजकल कंपटीशन में ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं, तो उसका कंपटीशन में इसका डेरिवेशन तो ना आवे, लेकिन इसका यूज आप जरूर पाओगे, इस पर न्यूमेरिकल आप जरूर पाओगे। अब अगर आपतन कोण आई का मान अति अल्पतम हो और अपवर्तन कोण स्मॉल आर का मान भी अति अल्पतम हो, देखो आप अच्छी तरीके से जानते हो a प्लस डेल्टा मिन अपॉन 2 ये किसकी जगह पे, आपतन कोण की जगह पे, और ये a अपॉन 2 ये किसकी जगह पे, अपवर्तन कोण की जगह पे। अपवर्तन कोण को स्मॉल आर से लिखते हैं और आपतन कोण को किससे, आई से लिखते हैं। अगर मान लो आपतन कोण आई का मान अति अल्पतम हो, मतलब टेंड्स टू 0 हो, आप अच्छी तरीके से जानते हो लिमिट आई टेंड्स टू 0 पे साइन आई दैट इज इक्वल टू आई, लिमिट आर टेंड्स टू 0 पे और साइन आर दैट इज इक्वल टू आर। पहले देखो आई बराबर 0 नहीं है, अगर बराबर तो आई इक्वल टू 0 यहाँ पे लिखा गया होता, ऐसे साफ साफ लिखा गया होता, लेकिन ये नहीं लिखा है, लिखा आई टेंड्स टू 0, मतलब आई का मान इतना छोटा कि बस अब 0 की तब 0, लेकिन 0 नहीं, क्योंकि 0 होता तो ये लिखा गया होता, ये लिखा है। मतलब आप यूं कह सकते हो आई का मान अति अल्पतम है, बस अब 0 की तब 0, लेकिन 0 नहीं। ऐसी कंडीशन में साइन आई बराबर क्या होता है आई, बाकायदा इसका डेरिवेशन है, मैथ अगर आप लिए होगे तो मैथ में सर ने आपको पढ़ाया होगा, आप देखना। अच्छा उसी प्रकार से अगर r टेंड्स टू 0 है, मतलब r का मान 0 नहीं है, क्योंकि r का मान 0 होता तो r बराबर 0 लिखा गया होता, लेकिन ये नहीं लिखा गया, r टेंड्स टू 0। ऐसी कंडीशन में साइन r बराबर क्या होगा r। अब इसका यूज किया जाए तो आप आगे देखना फिर ANG दैट इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, तो ये बराबर क्या हो जाएगा आई अपॉन आर। कैसे देखो, साइन आई बराबर क्या आई, साइन आर बराबर क्या आर, लेकिन हमेशा नहीं, फिर याद दिलाएं
आई टेंड्स टू जीरो पर या आर टेंड्स टू जीरो पर, जब आई और आर के मान अति अल्पतम हो, इतने अल्पतम कि बस अब जीरो की तब जीरो। तो ऐसी कंडीशन में आप देखो, अगर आप चाहो तो आप यहां पे ये भी कह सकते हो, आप देखना ए एन जी इंटू आर दैट इज इक्वल टू आई। भाई आर को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, अब आप यहां पे चाहो तो यहां पे वैल्यू रख सकते हो। तो ए एन जी, अच्छा आर की जगह पे ए बाई टू दैट इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा मिन अपॉन टू। आप देखो कैंसिल क्या क्या हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको हटाते हैं। अब ऊपर आप आ जाओ, तो ए एन जी इंटू ए दैट इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा मिन। हमको तो डेल्टा मिन की वैल्यू चाहिए ना इसकी, तो इसको रोक लो, बाकी को ट्रांसफर करो। तो यहां पे हो जाएगा फिर डेल्टा मिन दैट इज इक्वल टू ए एन जी इंटू ए और माइनस ए। तो आप यूं कह सकते हो डेल्टा मिन दैट इज इक्वल टू ए एन जी माइनस 1 इंटू ए। ठीक, ए एन जी लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है, ज्यादा जगह घेर रहा है, तो अगर हम चाहें तो एन जी की जगह पे सीधे एन का प्रयोग भी कर सकते हैं। आप आगे देखना, इफ ए एन जी दैट इज इक्वल टू एन, मतलब एन लिख दें, एन जी मान लिया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप देखना डेल्टा मिन दैट इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू ए। अल्पतम विचलन कोण का मान निकला बराबर है n माइनस 1 इंटू कैपिटल ए के। अब हम आपको यह समझाने जा रहे हैं कि सूर्य की श्वेत प्रकाश किरणें जब किसी पिंड पर आपतित होती हैं तो 7 रंगों में क्यों बढ़ जाती हैं। ध्यान से सुनना, फार्मूला भी आपका निकला डेल्टा मिन दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए, जहां पे डेल्टा मिन क्या है, अल्पतम विचलन कोण, n क्या है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक मतलब कांच का अपवर्तनांक, a क्या है, प्रिज्म का अपवर्तक कोण मतलब प्रिज्म कोण, ये सामने ये। ठीक, जानते हो प्रिज्म के पदार्थ अर्थात कांच का अपवर्तनांक अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है, और बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है और लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। आपको बताएं एन बी इज ग्रेटर देन एन आर, और बाकी रंगों के लिए इनके बीच में होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखो, अगर बैंगनी रंग की जो प्रकाश किरणें हैं उनके लिए विचलन कोण का मान निकालो, तो आप जानते हो बैंगनी रंग के लिए आप जानते हो अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, मतलब एन का मान सबसे ज्यादा होगा बैंगनी रंग के लिए, तो निश्चित रूप से डेल्टा मिन का मान भी सबसे ज्यादा होगा। किस रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए। लाल रंग के लिए अपवर्तनांक क्या सबसे कम होता है, मतलब लाल रंग के लिए एन का मान सबसे कम होगा, तो लाल रंग के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान भी क्या होगा, सबसे कम होगा, अर्थात लाल रंग की प्रकाश किरणें अपने मार्ग से सबसे कम विचलित होंगी। तो सबसे ज्यादा कौन विचलित हुआ, बैंगनी रंग की प्रकाश किरण, सबसे कम कौन विचलित हुआ, लाल रंग की प्रकाश किरण, और बाकी जो 5 रंग की प्रकाश किरणें हैं वो उनके बीच में एडजस्ट हो जाएंगी। और यही कारण है कि जब सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म पर डालते हैं तो 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। हम डायग्राम बना के आपको समझाएं। अब आप देखना, ये प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है, ये कोई श्वेत प्रकाश किरण है, प्रिज्म के ऊपर आपतित हुई, प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित हुई, ये प्रिज्म कोण कहलाएगा। अब ऐसी कंडीशन में अभी आपने क्या पढ़ा, बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक n का मान सबसे ज्यादा होता है, तो बैंगनी रंग के प्रकाश की किरण अपने मार्ग से सबसे अधिक विचलित होगी। तो आप यहीं से देखना, बैंगनी कलर की प्रकाश किरण आपको दिखाने जा रहे हैं। अब यहीं से बैंगनी रंग के प्रकाश की किरण निकली, आप देखो अपने मार्ग से सबसे अधिक विचलित होगी। अच्छा, बैंगनी के बाद फिर नीला, फिर उसके बाद आसमानी, ठीक, फिर उसके बाद हरा, फिर उसके बाद पीला, उसके बाद फिर नारंगी, और उसके बाद फिर लाल। ध्यान से देखना, जितनी किरणें हैं सब अपने मार्ग से क्या विचलित हैं। आप देखो उसका मार्ग, अगर हम बात करें आपसे तो उसका मार्ग देखो ये होता, भाई आप जानते हो प्रकाश किरण यही तो जा रही थी, तो उसके मार्ग की अगर हम बात करें तो मार्ग तो उसका ये था ना। आप देखो अपने मार्ग से विचलित है कि नहीं विचलित है,
अच्छा, जब यहां पहुंची फिर एक बार उसका अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन के पहले आप देखना, पहले सब जगह अविलंब खींच लिया जाए। आप देखना यहां पे अविलंब ये, यहां पे अविलंब ये, यहां पे अविलंब ये, अविलंब मीन्स नॉर्मल जिसको आप कहते हो ये, यहां पे अविलंब ये, यहां पे अविलंब ये, और यहां पे अविलंब ये। ठीक। और आप जानते हो ये माध्यम क्या, सघन कांच तो है, और ये माध्यम विरल वायु तो है। सघन से विरल में प्रकाश किरणें जाती है, अविलंब से दूर हट जाती हैं। जो बैंगनी रंग के प्रकाश की किरण है वो अपने मार्ग से सबसे अधिक विचलित होगी। ये नीली वाली उससे कम विचलित होगी, आसमानी वाली उससे कम, हरी वाली उससे कम, पीली वाली उससे कम, नारंगी वाली उससे कम, और लाल वाली सबसे कम। आप यूं कह सकते हो, पहले हम लाल को दिखाते हैं। बैंगनी तो दिखा चुके, बैंगनी रंग की प्रकाश किरण इधर जाएगी, और जरा लाल वाले को दिखाएं फिर यहां पे। आप देखना, चलो देखना, लाल वाली प्रकाश किरण ये गई ऐसे, ये। अच्छा एक बात बताएं, अगर लाल वाले को पीछे बढ़ाएं, ऐसे, और बैंगनी वाले को भी पीछे बढ़ाएं, देखना बिल्कुल उसी के सीध में ये। ठीक। तो ये दोनों किरणें आपस में एक दूसरे को, आप देखो यहां पे काट रही हैं, इस जगह पे। ये जो कोण बना इसको हम लिखते हैं थीटा से, और इसको हम कहते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। ठीक। या इसी का एक नाम और है, कोणीय परिक्षेपण। ये कौन सी किरण, निर्गत किरण। ये कौन सी, अपवर्तित, और ये कौन सी, आपतित। आप यूं कह सकते हो, बैंगनी रंग की निर्गत किरण और लाल रंग की निर्गत किरण के मध्य बने कोण को हम कोणीय वर्ण विक्षेपण या कोणीय परिक्षेपण कहते हैं, और थीटा से व्यक्त करते हैं। अच्छा, बाकी जो रंगों की प्रकाश किरण है वो इन्हीं के बीच में एडजस्ट हो जाएंगी, जैसे आपको दिखाएं। बैंगनी के बाद नीला, आप देखो नीले रंग की प्रकाश किरण ऐसे जाएगी। ठीक। फिर आसमानी, आसमानी रंग के प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी। फिर हरा, हरे रंग की प्रकाश किरण ऐसे जाएगी। उसके बाद फिर पीला, आप देखो पीले रंग के प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी। उसके बाद फिर नारंगी, नारंगी रंग के प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी। लाल वाली इधर है ही है। तो इस प्रकार से आपने देखा, सूर्य की श्वेत प्रकाश किरणें जो पिंड पर आपतित हुई तो 7 रंगों में विभक्त हो गई, और इसी घटना को आप क्या कहते हो, वर्ण विक्षेपण। और बैंगनी रंग की और लाल रंग की निर्गत किरणों के मध्य बने कोण को थीटा से व्यक्त करते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण या कोणीय परिक्षेपण। अच्छा, अगर आपसे पूछें यह एंगल बड़ा होगा कि यह एंगल बड़ा होगा, निश्चित रूप से दोनों कोण बराबर होंगे, चाहे यहां पे थीटा लिखो चाहे यहां पे थीटा लिखो। इसी को आप क्या कहते हो, कोणीय वर्ण विक्षेपण या कोणीय परिक्षेपण। अच्छा, अगर आपसे कहें कि कोणीय वर्ण विक्षेपण या कोणीय परिक्षेपण का फार्मूला क्या होगा, तो फार्मूला कैसे निकालेंगे, तरीका पहले देखो। ये जो आपतित किरण है इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, ऐसे। अच्छा, ये एंगल कितना, थीटा, यही तो कोणीय वर्ण विक्षेपण है या कोणीय परिक्षेपण है। अगर ये थीटा है तो निश्चित रूप से ये भी तो थीटा होगा, ये। ठीक। हमको इसी की वैल्यू चाहिए, तो एक काम करें ना, बैंगनी रंग की जो निर्गत किरण है इसके लिए विचलन कोण निकाल लें, और जो लाल रंग की निर्गत किरण है उसके लिए विचलन कोण निकाल लें, और दोनों का डिफरेंस निकाल दें, वही थीटा का मान हो जाएगा, वही कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाएगा। पहले डायग्राम से आपको समझाएं, आप देखना। वायलेट, चलो आप देखना, यहां से लेके और यहां तक ये आपका कहलाएगा डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब क्या, वायलेट कलर के लिए डेविएशन एंगल, या आप यूं कह सकते हो बैंगनी रंग की प्रकाश किरणों के लिए विचलन कोण। अच्छा, उसके बाद लाल रंग के लिए ले लो,
यहां से लेके और यहां, ये डेल्टा आर। तो डेल्टा वी बड़ा है ना, डेल्टा आर छोटा है, डेल्टा वी में डेल्टा आर घटा तो थीटा का मान निकलेगा, वही तो कोणीय बल विक्षेपण होगा। देखो हमको थीटा का मान चाहिए ना, तो हम डेल्टा वी का मान लिखे पहले, फिर डेल्टा आर का मान लिखे, और डायग्राम में आप देखो डेल्टा वी बड़ा है, डेल्टा आर छोटा है, डेल्टा वी में डेल्टा आर घटाओ, थीटा का मान मिल जाएगा। तो पहले डेल्टा वी का मान लिखते हैं, एन वी माइनस 1 इंटू ए, उसके बाद फिर एंड डेल्टा आर एन आर माइनस 1 इंटू ए। तो हमको थीटा चाहिए ना, ठीक, तो थीटा दैट इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। तो थीटा दैट इज इक्वल टू ये कितना, एन वी माइनस 1 इंटू ए माइनस यहाँ पे एन आर माइनस 1 इंटू ए, ठीक। तो थीटा, अब आप एक काम करो, ए को बाहर कॉमन ले लो, तो यहाँ पे एन वी माइनस 1 और माइनस एन आर माइनस 1, ये ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे ए, ठीक। तो यहाँ पे थीटा एन वी माइनस 1 माइनस एन आर और प्लस 1, यहाँ पे ए, ठीक। अब 1 से 1 कैंसिल, तो थीटा दैट इज इक्वल टू एन वी माइनस एन आर, यहाँ पे कैपिटल ए, ऐसे। ये कोणीय बल विक्षेपण या कोणीय परिक्षेपण का फार्मूला निकला। अब आपको बताएं अगली हेडिंग, बल विक्षेपण क्षमता, या जिसको हम कहते हैं परिक्षेपण क्षमता या बल क्षमता। देखो इसको हम लिखते हैं ओमेगा से, और ये बराबर होता है थीटा अपान डेल्टा वाई। आप पूछोगे इसका मतलब क्या, थीटा भी तुरंत आपने पढ़ा, बैंगनी रंग तथा लाल रंग की निर्गत किरणों के मध्य बने कोण को कोणीय बल विक्षेपण या कोणीय प्रक्षेपण कहते हैं, थीटा से लिखते हैं, ये थीटा हो गया, और बटे डेल्टा वाई। डेल्टा वाई का मतलब समझे, पीले रंग के लिए विचलन कोण, डेविएशन एंगल। आप पूछोगे पीला ही क्यों छाटा गया, जानते हो जो 7 रंग है, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इसमें मध्यवर्ती रंग हम पीला मानते हैं। अच्छा मध्यवर्ती रंग क्यों जानते हो, देखो बीचों बीच में पीला नहीं है, पीला तो एक किनारे यहाँ पे है, बीचों बीच में तो हरा है, तो मध्यवर्ती पीला क्यों मानते हैं जानते हो, ये जो प्रकाश यहाँ पे हमको मिलता है, ठीक है, एक प्रकार से स्पेक्ट्रम है। आप पूछोगे स्पेक्ट्रम क्या होता है, जानते हो, किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग का उसके तरंगदैर्घ्य के क्रम में क्रमित व्यू उसका स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो होता क्या, बैगनी रंग का जो प्रकाश है, जहां से शुरुआत है बैगनी रंग की, उसका तरंगदैर्घ्य ले लो, और लाल रंग जहां पे खत्म हो रहा है उसका तरंगदैर्घ्य ले लो, और दोनों को जोड़कर 200 डिवाइड करो, जो औसत मान आएगा वो पीले के आसपास आएगा। इसीलिए मध्यवर्ती रंग हम क्या मानते हैं, पीला, जबकि गिनती में बीच में क्या हरा है, ग्रीन है। तो इसीलिए मध्यवर्ती रंग के लिए विचलन कोण, ठीक, ये बराबर क्या होता है, बल विक्षेपण क्षमता या परिक्षेपण क्षमता किससे लिखी जाती है, ओमेगा से। आप एक काम करो, अभी तुरंत आपने थीटा का मान निकाला है, थीटा का मान कितना निकला था, एन वी माइनस एन आर इंटू ए, ठीक। डेल्टा वाई, तो जैसे आपने डेल्टा वी का मान रखा था क्या, एन वी माइनस 1 इंटू ए, जैसे आपने डेल्टा आर का मान निकाला एन आर माइनस 1 ब्रैकेट में, और फिर आगे वहां पे इंटू क्या ए, उसी प्रकार से यहां पे डेल्टा वाई के बराबर कितना हो जाएगा, एन वाई माइनस 1 इंटू ए। अब आप एक काम करो, ए से कैंसिल कर दो, तो यहां पे फिर हो जाएगा ओमेगा दैट इज इक्वल टू एन वी माइनस एन आर अपान एन वाई माइनस 1। इसी को लिख के आप ऐसे घेर दो, ये बल विक्षेपण क्षमता का फार्मूला हो गया। अगर आपसे कोई पूछता है कोणीय बल विक्षेपण की परिभाषा क्या होगी, तो आप यूं कह सकते हो कि सूर्य की सौर प्रकाश किरणें जब किसी पिंड पर आपतित होती हैं तो 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है, इस घटना को बल विक्षेपण कहते हैं। और ऐसी कंडीशन में जो निर्गत किरण है उसमें एक किनारे कौन है, बैगनी, दूसरे किनारे कौन है, लाल, तो बैगनी तथा लाल रंगों के मध्य कोणीय बल विक्षेपण या कोणीय परिक्षेपण, जिसको आप थीटा से लिखते हो, ठीक, तथा मध्यवर्ती रंग कौन, पीला, के लिए विचलन कोण के निष्पत्ति को बल विक्षेपण क्षमता कहते हैं। और जानते हो इसका कोई मात्रक नहीं होगा, क्योंकि ऊपर अपवर्तनांक, ये अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं, ये अपवर्तनांक, यहाँ पे 1 गिनती, आप जानते हो मात्रकहीन राशि है, विमाहीन राशि है।
इस प्रकार से आपने देखा कोणीय बल विक्षेपण के बारे में, या बल विक्षेपण क्षमता भी आप कह सकते हो। वीडियो बहुत लंबी नहीं की जा सकती है, इसलिए इस लेक्चर नंबर 14 को हम यहीं पर रोकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताना। कुछ कमी दिखी होगी तो कमी भी कमेंट में लिखना, जिससे कि अगले वीडियो में वो कमी आपको ना दिखे, क्योंकि हम मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। तो जरा सा आप अपना सुझाव दोगे कि सर ये कमी दिखी, इसको अगले वीडियो में थोड़ा सुधारिएगा, तो हम निश्चित रूप से कोशिश करेंगे सुधार करने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा सा अपेक्षा आपसे हम करेंगे कि बस एक काम आप करना, हमारे ऑप्टिक्स के प्लेलिस्ट को आपके जितने भी क्लासमेट होंगे, वो चाहे कॉलेज के क्लासमेट हों या कोचिंग के क्लासमेट हों, उन तक जरूर पहुंचाना। जितने ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूवर हमारे बढ़ेंगे, हमारा भी हौसला बढ़ेगा और हम और अधिक मेहनत कर पाएंगे। ये वीडियो इस वक्त रात का 2 बज रहा है, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। थोड़ी सी अपेक्षा है, उम्मीद है कि आप हमको नाउम्मीद नहीं करोगे। और इसको यहीं पे रोकते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 15 में, इसी के आगे की पढ़ाई को लेकर।